हेलो स्टूडेंट, मैं रोशन कुमार और मैं फिर से एक बार नया लेक्चर वास्तविक संख्या कर लेकर आ चुका हूं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1। यहाँ पे हम एनसीईआरटी बुक को लेकर चलेंगे और वास्तविक संख्या का सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.1 जो है वो उसको उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको सारे को सोल्व करेंगे हम एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या क्या दिया गया है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले लेक्चर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, और उसके सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग ने एचसीएफ निकालना भी सीखा था। तो उसी का यूज करते हुए हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन है, हम उसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 135 एंड 225। ठीक है, यानी कि 135 और 225 का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम छोटा संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो 225 यानी कि 225 है। तो देखिए, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ना, वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये जो होता है ना, ये बड़ा रखना होता है, यानी कि हम क्या कर लेते हैं कि माना माना ए इज इक्वल टू 225। ठीक है, यानी कि 225 एंड और b इज इक्वल टू 135। ठीक है, हम a को 225 मान लिए, यहाँ पे a के बराबर में 225 रख लिए और b के बराबर में क्या रख लिए, 135। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक साइड में हम भाग भाग कर लेते हैं। ठीक है, इस साइड में हम जितने भी कैलकुलेशन होंगे हम उसको कर लेते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं कि 225 में 135 से भाग लगाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम 225 में 135 से भाग लगाते हैं तो ये एक बार में लग जाएगा 135। ठीक है, 5 में से 5 घटेगा 0 और 12 में से 3 घटेगा 9 और ये कट जाएगा, यानी कि हमारे पास 90 आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिए बी ए 135 क्या था, तो ये था बी। ठीक है, 135 क्या था, बी। 225 क्या था, तो ए। 1 क्या हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा। और 90 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर। यानी कि क्या हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां जहां आर आर जो होता है 0 से या तो बड़ा या बराबर होता है और बी से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हो जाता है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे जो भी हम भाग दिए इसके अनुसार ए बराबर क्या हो गया, तो 225, ए बराबर 225। अब देखिए, और बराबर बी क्या हो गया, तो बी हो गया 135। क्यू क्या रहा, तो क्यू रहा 1। ठीक है, प्लस आर क्या रहा, तो आर रहा 90। तो हमारा जो स्टेप फर्स्ट जो था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, स्टेप फर्स्ट जो है कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पे। अब देखिए, स्टेप सेकंड में क्या होता है कि हम इस बार
जो यहाँ पे 135 यानी कि जिससे हम भाग लाए हैं यहाँ पे, उससे हम रिमाइंडर में फिर से भाग लगाते हैं तब तक कि रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, यानी कि जब तक शेषफल यहाँ पे r जीरो ना हो जाए तब तक हम भाग लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम भाग लगाते हैं 90 से 135 में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार में लग जाएगा 90, ठीक है, तो घटाने के बाद कितना आएगा 45, घटाने के बाद आ जाएगा 45। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं 90 हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पे B, 135 क्या हो गया A, 1 क्या हो गया Q और 45 क्या हो गया R। यानी कि हम इसी को स्टेप सेकंड में सेकंड स्टेप में हम इसको 135 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, बराबर 90 इंटू 1, क्योंकि 90 क्या था B और 1 क्या था Q और R हमारे पास क्या आ गया 45। अब देखिए अभी तक यहाँ पे जीरो नहीं हो पाया है, ठीक है, अभी तक क्या है जीरो नहीं हो पाया है, तो हम फिर से भाग देंगे, ठीक है, हम फिर से भाग देंगे और इस बार क्या हो जाएगा, इस बार हम भाग देंगे 90 में, ठीक ना, 90 में 45 से। अब देखिए 45 से अगर 90 में भाग देते हैं तो दो बार में 90 दो बार में कट जाएगा ये, ठीक है, यानी कि हमारे पास कट गया, यानी कि शेषफल हमारे पास क्या हो गया जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे कट कुट का साइन ना देते हुए हम यहाँ पे घटाने के बाद जीरो लिख सकते हैं, ठीक है, जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि हमारे पास 45 क्या हो गया, 45 हो गया B, जीरो क्या हो गया R, दो क्या हो गया Q और 90 क्या है, तो 90 है A। यानी कि इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं स्टेप 3 में, स्टेप थर्ड में हम लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस जीरो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमारे पास जीरो आ गया, ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर क्या हो गया जीरो, यानी कि HCF हमारा आ चुका है। HCF क्या होता है, तो जिससे हम भाग लगाते हैं, यानी कि जो हमारे पास लास्ट में जो B आता है वही क्या होता है HCF। यानी कि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, यानी कि हमारे पास आ गया HCF ऑफ 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45, ठीक है। यहाँ पे HCF हमारे पास क्या आ गया 45। HCF क्या हो गया 45। देखिए ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का हम सोल्व कर दिए हैं यहाँ पे। अब देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड हमारे पास क्या था, सेकंड क्या था 196 एंड 38,220, ठीक है, यानी कि 38,220। अब देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास सेकंड क्या हो गया, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 196 और 38,220। अब इसका HCF निकालना है, तो हम फिर से क्या करते हैं कि फिर से A और B मान लेते हैं, ठीक है। अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए माना A बराबर 38,220 और B बराबर 196, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम यूक्लिड विभाजन परिमेय के साथ चलते हैं, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है जीरो से या तो बराबर या फिर
बड़ा और बी से क्या होता है, छोटा होता है, ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टेप पे हम चलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले भाग देते हैं, हम इधर भाग दे लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 38220, इसमें जब हम 196 से भाग लगाते हैं, 196 से भाग लगाते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे हम चाहे तो एक बार में लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 196, देखिए अगर हम हासिल लें इधर तो 12 में से 6 घटेगा तो 6, और इधर से 18 यानी कि 17, 17 में से 9 घटेगा तो 8, और ये तो कट ही जाएगा, ठीक ना, सॉरी 1 बच जाएगा क्योंकि हासिल लिए थे ना, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब ए हो गया 186, तो हम एक और अंक उतार लेते हैं यहाँ पे 2। अब देखिए 196 से हम यहाँ पे कितने बार में लगा सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे लगभग हम 9 बार में लगा सकते हैं। देखिए 9 बार में लगा सकते हैं। 9 से लगाने के बाद कितना आ जाएगा, देखिए 6 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 4, और हासिल बच जाएगा 5, ठीक है। और 9 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 हो जाएगा, और 81 में 1 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 6, यानी कि हमारे पास फिर भी 8 बच रहा है। अब 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 ही बचेगा, और 9 में जब 8 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम जब घटाते हैं तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे 5 हो जाएगा यानी कि 15, 15 में से 6 गया तो 9, और बाकी ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो फिर से हम 0 उतार लेते हैं, 0। अब देखिए 980 बच गया। अब ये कितना से लग जाएगा, 196 से, ठीक है। 196 से कितने बार में लग सकता है, तो ध्यान दीजिएगा ये लगभग, अब कोशिश करते हैं जितना से लग जाए। अब देखिए 196 से हम लगाने का कोशिश करते हैं क्योंकि ये 980 है, यानी कि लगभग लगभग क्या है, तो लगभग 1000 के लगभग में है, ठीक है। तो इसको हम 5 से लगा सकते हैं। 5 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 6 पचे 30, हासिल 3, 9 पचे 45, सॉरी 9 पचे 45, 45 और 3 क्या हो जाएगा 48, यानी कि हासिल बच गया 4, और 1 से 5 बार में 5, 5 और 4 9, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 0। रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पे, 0, यानी कि ये जो है पहले स्टेप में, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 38220 इज इक्वल टू, हमारे पास बी क्या हो गया, यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं साथ में। देखिए हमारे पास ए हो गया ए, और ये क्या रहा बी, ए हो गया क्यू, और ए क्या हो गया आर। तो देखिए 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 196 and 38220 is equal to 196, और यही क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया आंसर, ये हमारे पास हो गया आंसर है यहाँ पे। अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट में चलते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए लास्ट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए, देखिए हाँ ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जो कि 867 और 225। तो आगे चलते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या रहा, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 867 और 225। अब फिर से हम वही काम करेंगे, फिर से वही काम, सॉल्यूशन जब करते हैं तो सॉल्यूशन में माना ए बराबर 867, क्योंकि बड़े वाले को हम ए मानते हैं, और बी बराबर 225। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, हम लोग पढ़े हुए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या पढ़े हुए? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है 0 से या तो बराबर या बड़ा और बी से छोटा होता है, बी से छोटा। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप का बात करें अगर हम, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। तो ए में हम भाग लगाते हैं इधर 867 में 225 से 225 से। अब देखिएगा यहाँ पे 225 से अगर हम भाग लगाते हैं यहाँ पे तो कितना बार में लग जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 बार में हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो 5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1, 2 तिहाई 6, 6 और 1 7 और 2 तिहाई 6, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 675। अब इसको हम घटा लेते हैं, ठीक है। 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ पे 1 अगर हासिल ले ले तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया तो 9, और ये बच जाएगा 7, 7 में से 6 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1। अब देखिए 192 जो है ना, ये 225 से छोटा है, 225 से छोटा, यानी कि पहला चरण यहीं तक कंप्लीट हुआ और हम अगले स्टेप में इसको आगे बढ़ाएंगे। यानी कि पहला स्टेप में क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया 867, लिख सकते हैं 867 बराबर 225 इंटू, हमें कितना से गुना करना हुआ? 3 से, तो Q3 हो गया प्लस R हमारे पास कितना बच गया? 192, ठीक है 192। तो स्टेप सेकंड में हम फिर से चलेंगे, स्टेप सेकंड में, और स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा? हम भागा देंगे इससे, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा 225 बराबर, अब भाग देंगे किससे? तो 192 से, 192 से। अब गुना के करने के बाद यहाँ पे कोई कुछ आ सकता है और रिमाइंडर में कुछ आ सकता है, ठीक है। तो स्टेप सेकंड के लिए फिर से हम भाग दे लेते हैं 192 से, ठीक है। 192 से हम एक बार में लगा सकते हैं 192, 5 में से 2 गया तो 3, और 12 में से 9 गया तो 3, और ये क्या हो जाएगा? एक कट जाएगा, यानी कि 33 हमारे पास आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या आया? कितना बार में लगा है? तो एक बार में, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया? 33। स्टेप 3 ले लेते हैं, जब तक कि 0 नहीं आ जाए जब तक ये स्टेप दोहराते रहना है। देखिए स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा कि इस बार ए यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 192 यहाँ पे आ जाएगा, और हम इससे भाग देना शुरू करेंगे, यानी कि 33 से गुना करने के बाद यहाँ कुछ आएगा और रिमाइंडर में कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। तो 33 से हम फिर से अगला स्टेप लेकर चलते हैं, यानी कि 33 से भाग देते हैं 192 में। अब देखिए यहाँ पे हम 3 से यहाँ पे कितना बार में लगा सकते हैं, सोच कर देखिए थोड़ा सा। तो ये लगभग 30 के बराबर है, लगभग 30 के, और ये 190 के बराबर। अगर हम 30 के बराबर अगर मानकर चले तो इससे अगर हम 30 में, यानी कि 3 में अगर 6 से गुना करें तो 18 आ जाएगा, यानी कि 180 आ जाएगा अगर हम 30 में करें तो लगभग 6 से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो 3 से 6 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 3 जा 18 हासिल 1, और 6 3 जा 18 हासिल 1, यानी कि 19 हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि 198, ठीक है 198 ये जो है इससे बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम 5 से लगा लेते हैं, ठीक है 5 से लगा लेते हैं। 5 से लगाने पे क्या हो जाएगा? 3 से 5 में गुना करेंगे तो 3 5 15 हासिल 1, 3 5 15, 15 और 1 16, ठीक है। तो 12 यहाँ पे हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 घटेगा तो 12 में से 5 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 7, और ये हो जाएगा 8, 8 में से 6 घटेगा तो 2, और ये तो कट ही जाएगा। यानी कि हमारे पास फिर से रिमाइंडर क्या आ गया? 27, यानी कि हम कितने बार में लगाएं? 5 बार में, और रिमाइंडर क्या बच गया? 27। यानी कि नेक्स्ट टाइम जो है स्टेप 4, फिर से हम स्टेप 4 में अगर चले तो स्टेप 4 में क्या आ जाएगा? 33 यहाँ आ जाएगा और 27 यहाँ आ जाएगा इस बार, इंटू यहाँ पे कोई संख्या आएगा प्लस रिमाइंडर में कोई संख्या आएगा, ठीक है। यानी कि 33 में हमें फिर से भाग देना पड़ेगा 27 से, यानी कि 33 में अगर हम 27 से भाग दें तो एक बार में लग जाएगा, और
एक बार में लगने के बाद कितना घट जाएगा, यानी कि 36 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6, यानी कि हमारे पास 1 बार में लगाने पे रिमाइंडर आया 6। अब ये स्टेप जो है ना, स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, 27 में भाग देना होगा 6 से, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 6 बचा था। अब फिर से यहाँ पे कुछ भागफल आएगा, यानी कि क्वोटिएंट आएगा, और फिर से कोई रिमाइंडर आएगा। हम 6 से फिर से भाग देते हैं, यहाँ पे इधर दे लेते हैं, ठीक है। हम 6 से भाग देंगे 27 में, इतना तो आप खुद से भी वैसे ही मन में भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हम कर देते हैं, 6 से 4 बार में लगाए तो 24 आ जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा 3। तो देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, अब देखिए, यानी कि स्टेप, अच्छा सॉरी, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ कितने बार में लगाए 4, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया 3। तो अगला स्टेप फिर से 6 स्टेप में चलेंगे, यानी कि 6 इस बार यहाँ आ जाएगा बराबर, और 3 यहाँ आ जाएगा। तो 3 से हम कितना बार में गुना करेंगे 6 आ जाए तो 2 बार में, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0। और लास्ट में हम किससे भाग लगाए थे, तो 3 से, लास्ट में हम किससे भाग लगाए थे 3 से। तो HCF ऑफ, देखिए कितने में कितना का HCF दे रहे थे, 160 सॉरी 867 और 225 इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर हम इसका HCF निकालें तो ये क्या आएगा 3 आ जाए, इनका HCF आएगा 3, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया, पहला क्वेश्चन सोल्व कर दिया यहाँ पे। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, ठीक है। अब देखिए, हमें ये साबित करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ करना है, अब इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम प्रूफ कर कर दिखाते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर Q के बगल में जो भी संख्या है, जैसे देखिए हमारे पास यूक्लिड विभाजन परिमिका के अनुसार क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कोई संख्या है जो कि इस रूप में लिखा हुआ है, बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्यू है यहाँ पे, और 6 जो है 6 क्या हो जाएगा बी, 6 क्या हो जाएगा बी। तो हमेशा हम जो इसके क्यू के बगल में जो संख्या रहेगा ना, उसको हम बी मान लेते हैं, और बी मानकर हम सॉल्यूशन अगर करें तो हमारा क्यू जो जो भी प्रूफ करना होगा आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा 6 हम मान लेंगे, और ये r बराबर क्या हो गया 1, r बराबर क्या हो गया 1। अब ध्यान दीजिएगा इसको सोल्व कैसे करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि माना 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 कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, एंड जहां जहां b बराबर 6, जहां पे हम क्या मान लिए b बराबर 6 मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम b बराबर 6 मान ले तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड परिमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या हो जाएगा, या फिर हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं इसको, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जहां आर जो होता है 0 से या तो बराबर या तो बड़ा हो जाता है और बी से छोटा होता है। अब देखिएगा यहाँ पे हम कोई एक धनात्मक पूर्णांक ए मान रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक एक क्या हो गया, हमारे पास ए हो गया, ठीक है, बराबर बी क्या हो गया, बी हमारे पास 6 हो गया, ठीक है, तो 6 क्यू लिख देते हैं प्लस आर। अब देखिए जहां जहां आर आर जो है, ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा, बी से क्या होता है छोटा, तो हमारे पास बी का मान यहाँ पे क्या है 6, यानी कि 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा, यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसी को, आर बराबर या तो 0 होगा या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, ठीक है, या तो 5, 6 तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 से क्या होता है छोटा होता है, 6 से क्या होता है छोटा। तो हम क्या करते हैं कि एक बार आर का मान रख कर देख लेते हैं, 5 बार रखना है, पांचों को इनपुट कर देंगे और हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखिए आर बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, अब ध्यान दीजिएगा कि आर बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो क्या आता है हमारे पास, तो देखिए ए बराबर 6q प्लस 0, यानी कि इसी को हम सीधा सीधा 6q लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6q। फिर से हम आगे चलते हैं, आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर, तो ए बराबर 6q और आर की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6q प्लस 1। इसी तरह से और आगे लेकर चलते हैं, आर बराबर, ठीक है, हम इस साइड में सोल्व कर देते हैं आधे को, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखने पर, अब आर बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो ए बराबर 6q प्लस 2 आ जाएगा, 6q प्लस 2। इसी तरह से हम 3, 4 और 5 रख लेते हैं, ठीक है, आर बराबर 3 रखने पर तो आ जाएगा ए बराबर 6q प्लस 3। फिर से आगे चलते हैं, आर बराबर 4 रखने पर, तो ए बराबर 6q प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4। और अगला जो है लास्ट, आर बराबर 5 रखने पर, आर बराबर 5 रखने पर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर 6q प्लस 5, ए बराबर 6q प्लस 5। अब हमें दिखाना क्या था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या होता है, तो एक विषम पूर्णांक होता है, क्या होता है विषम पूर्णांक। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास कुछ इनपुट आया है 6q, ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब आपको अगर याद हो सम संख्या के बारे में, तो सम संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए तो कहलाती है सम संख्या, और वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो तो हो जाता है विषम संख्या। तो अब देखिए अगर हम बात करें 6q का, सिर्फ 6q का बात करें तो ये 2 से विभाज्य होगा, 2 से क्या होगा विभाज्य होगा, 6q, क्योंकि 6 क्या होता है 2 से विभाज्य होता है, तो ए हो जाएगा सम संख्या, ये क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। अगर हम 6q प्लस 1 ले लें, 6q प्लस 1, तो देखिए 6q तो विभाज्य होगा, ठीक है, 6q क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा, यानी कि 6q क्या हो गया सम संख्या। बट अगर 1 हम जोड़ दिए उसमें तो एक जोड़ देने पे क्या हो जाएगा, वो फिर विषम संख्या आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया विषम संख्या। और आगे देखिए 6q प्लस 2, ये तो सम संख्या है ही, और 2 जोड़ेंगे तो 2 भी क्या है सम संख्या, तो ये भी पूरा का पूरा क्या रह जाएगा सम संख्या। 6q प्लस 3, 6q सम संख्या है
बट यहाँ पे 3 क्या है, विषम संख्या, तो 3 विषम संख्या के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं 6q क्या है, तो 6q है एक सम संख्या, और 4 क्या होता है, वो भी सम संख्या होता है। तो सम संख्या और सम संख्या का जोड़ने पर क्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। आगे देखिए 6q प्लस 5, 6q क्या है, सम संख्या, 5 क्या है, विषम संख्या। तो सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़े तो क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा विषम संख्या। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा, अतः 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। इसलिए 6q प्लस 1 जो बच गया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम, ठीक है, विषम संख्या होंगे। यानी कि यहां हम अब सिंपल सा समझ सकते हैं कि अगर 6q सम संख्या, ए भी सम संख्या, ए भी सम संख्या, तो बाकी बचा हुआ क्या रह जाएगा हमारे पास, विषम संख्या। ठीक है, और देख भी सकते हैं आप 6q प्लस 1 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी कि आर्मी जिसको हम बोल सकते हैं, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अगर समान संख्या में है तो आगे देखिए, बताइए कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। आप सीधा सा एक ट्रिक याद रखिए, ठीक है, कि जब भी अगर अधिकतम का बात आ जाए तो वहां पे आप एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और जब भी अगर लघुत्तम या फिर छोटे का बात है, सब छोटा से छोटा, सबसे छोटा, ठीक है, तो वहां पे आप एलसीएम निकालेंगे। जहां पे सबसे बड़ा बात आ जाए, अधिकतम आ जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, एचसीएफ निकालिए, और सबसे छोटा का बात आ जाए तो वहां पे एलसीएम आप निकाल लीजिए सीधा सीधा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए परेड में क्या है, 616 सदस्य, ठीक है, 616 सदस्य, जो कि क्या है, आर्मी, ठीक है, आर्मी सेना का। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि माना कि माना कि देखिए, माना कि माना कि आर्मी सेना की सदस्यों की संख्या बराबर ए। ठीक है, अगर आर्मी सेना के सदस्यों की संख्या को अगर हम ए मान लिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 616। ठीक है, और और आर्मी बैंड की सदस्यों की संख्या, आर्मी बैंड की सदस्यों की संख्या बराबर बी। तो बी क्या हो जाएगा, 32, यानी कि 32। अब देखिए फिर से वही काम है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का ए और बी हम मान लिए, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक ना, क्योंकि तरीका तो एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम से
क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर आर 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। अब देखिए हम फिर से क्या करेंगे, वही यूक्लिड विभाजन परिमेय से फिर से सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, सबसे पहला स्टेप कि ए यानी कि कितना हो गया 616, 616 में हम भाग लगाएंगे किससे, 32 से, ठीक है 32 से भाग देने के बाद, यहाँ कुछ भागफल आएगा प्लस यहाँ पर कुछ आएगा शेषफल, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे साइड में भाग दे लेते हैं, जब हम 616 में 32 से भाग देते हैं, ठीक है, तो 32 से भाग देने पे क्या हो जाएगा, एक बार में सबसे पहले 32 लगा लेते हैं, घटकर कितना आ जाएगा, 11 में से 2 घटा तो 9, और 5 में से 3 घटा तो 2, और फिर से 6 उतर जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम फिर से 9 बार में लगा लेते हैं, ठीक है 9 बार में लगा लेते हैं, ठीक है 9 बार में लगाने पे क्या आ जाएगा, 9 बार में लगाने पे क्या आ जाएगा, तो देखिएगा हम इसके भाग को इस साइड में कर लेते हैं, यानी कि 616 में जब हम 32 से भाग देते हैं तो 32 से एक बार में 32 लगा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो 11 में से 2 घटेगा तो 9, और 5 में से 3 घटेगा तो 2, 6 से हम फिर से लगा लेते हैं, 6 से, तो 6 से लगा 6 उतार लेते हैं, तो फिर से हम आगे लगा देते हैं 9 बार में, यानी कि 32 से 9 बार में लगाने पे कितना आ जाएगा, 2 9 18 की 8 हासिल 1, और 3 9 18 3 9 27, 27 और 1 28, यानी कि 16 में से 8 घटेगा तो 8, और 1 कट गया, ये भी कट गया, 8 हमारे पास क्या बच गया, शेषफल, यानी कि 32 से हम भाग लगाए जब, तो 19 से हमारे पास भागफल आया और 8 क्या आ गया, शेषफल। हम स्टेप सेकंड चलते हैं, फिर से स्टेप सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 32, और जो हमारे पास शेषफल था उससे हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 8 से अगर 32 में आप भाग लगाते हैं तो ये 4 बार में लग जाएगा, और शेषफल हमारे पास क्या बचेगा, 0, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HCF ऑफ 616 एंड 32 कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 8, वो क्या आ गया, 8 आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या इज इक्वल टू 8, और 8 ही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में हम सोल्व किए थे, सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि सोल्व किए थे, वैसे ही आप क्या कीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में आप सोल्व कीजिए इसको, और सोल्व करने के दौरान क्या कीजिए कि यहाँ पे जैसे कि 3m और 3m प्लस 1 है, 3m और 3m प्लस 1, तो आप मान लीजिए कि माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर 3, b बराबर क्या है यहाँ पे 3, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि फिर से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 से छोटा या बराबर या बड़ा होता है, और b से क्या होता है, छोटा होता है, b से होता है छोटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लिखें तो देखिए a हो गया, एक तो यही था हमारे पास,
बी क्या था, तो बी था 3q प्लस आर, ठीक है, प्लस आर। अब यहाँ पे आर क्या हो सकता है, तो आर हमारे पास 3 से या तो छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा, यानी कि आर बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट 3 नहीं हो सकता है, ठीक है, 3 यहाँ पे नहीं हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम फिर से क्या करेंगे कि उसी तरह से जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम एकक को रखकर चेक किए, वैसे ही यहाँ पे रख लेते हैं। आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर, ठीक है, आर बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ए बराबर 3q, ठीक है, ए बराबर 3q प्लस 0, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 3q, ए बराबर क्या आ जाएगा 3q। अब हम क्या करते हैं कि वर्ग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे क्या बोला गया है, वर्ग करने के लिए, तो यहाँ पे हम इसको भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि अगर हम इसका वर्ग करें तो ऐसे हो जाएगा, ए का भी वर्ग होगा और 3q का भी वर्ग होगा, 3q का भी वर्ग हो जाएगा, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3q एक्स स्क्वायर, यानी कि इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, जैसा लिखा हुआ है 3 इंटू 3q एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 हो गया और इसको हम क्या मान लिए m, क्योंकि 3m के रूप में बोला गया था यहाँ पे, तो अगर 3q एक्स स्क्वायर को अगर हम m मान ले तो ये क्या 3m के रूप में आ गया, ठीक है, तो पहली बार तो आ गया, अभी 1 और 2 दोनों बचा हुआ है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो r बराबर 1 रखने पर a बराबर 3q प्लस 1 आ जाएगा, 3q प्लस 1। अब वर्ग कर लेते हैं, इसका वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, बराबर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यानी कि 3q का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3q एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 3 से गुना करेंगे 3 में तो 9 हो जाएगा, 9q एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर अगर करें तो 1 ही रह जाएगा, और अगर हम 2ab करें, 2ab तो हो जाएगा 2 इंटू 3q इंटू 1, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9q एक्स स्क्वायर, 9q एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अगर हम इन दोनों में से अगर हम 3 को कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और ए बच जाएगा 3q एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 2q, यहाँ से बचेगा 2q प्लस और 1 बच गया जो कि हम लास्ट में लिख देते हैं, 1 जो है लास्ट में लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये भी 3 और इसको अगर पूरे को अगर हम m मान ले तो यहाँ पे 3m प्लस 1 आ गया, 3m प्लस 1 जो कि हमें सिद्ध करना था, ठीक है, प्रूफ करना था। अब ये हो गया r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, r बराबर 1 रखने पर हम फिर से देखते हैं, और अगली बार r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा a बराबर 3q प्लस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2, अब प्लस 2 आते ही इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अगर करें तो 3q प्लस 2 का होल एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा नेक्स्ट पेज में चल लेते हैं, देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 3q प्लस 2 का होल एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इसको होल एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 का होल एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9q एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस, और फिर से अगर आगे हम बढ़े तो 2 इंटू 3q इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी को ऐसा लिख दें 9q एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2।
अब देखिए यहाँ पे कि ये तीन टर्म में से 3 कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है। तो देखिए 3 अगर कॉमन कर लें तो इसमें से क्या बच जाएगा, 3q² बच जाएगा, प्लस इसमें से क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस इसमें से क्या बच जाएगा, 2 दूनी 4 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे एक और क्या बचा था हमारे पास, 1। यानी कि इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं ax² बराबर 3 इंटू, अब देखिए 3q² यहाँ पे था, ठीक है, 3q² और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे q बच जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं 3q² प्लस 4q प्लस 1 और प्लस में यहाँ पे 1, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सबसे पहला क्या आया, जब r बराबर हम 0 रखें, तब क्या आया, ax² बराबर हमारे पास आया 3 इंटू, ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3q², 3 इंटू 3q²। क्या हम इसी को ऐसा बोल सकते हैं 3m, ठीक है, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं ax² इज इक्वल टू 3m, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 3q² हो जाएगा, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, 3q²। अगर हम r बराबर 1 रखें, तो ax² बराबर क्या आ गया हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे अगर हम r बराबर 1 रखें तो r बराबर 1 रखने पे क्या आया, 3 इंटू 3q² प्लस 2q, ठीक है, प्लस 1, यानी कि आप देख सकते हैं 3 इंटू 3q² प्लस 2q प्लस 1। यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं ax² बराबर 3m प्लस 1 लिख सकते हैं, जहां की m क्या हो जाएगा, m a हो जाएगा, जहां m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q। अब लास्ट हम चल लेते हैं r बराबर 2 के लिए, तो r बराबर 2 रखने पर क्या आया, तो ax² बराबर 3 इंटू 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 1। तो इसी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ax² बराबर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, और m क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा हो जाएगा m, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, 3q² प्लस 4q प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए आप सबको क्या 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप में दर्शा पा रहे हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमें क्या करना था कि यूक्लिड विभाजन परिवेशिका का प्रयोग करके, जो कि हम प्रयोग यहाँ पे किए, ठीक है, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a m के लिए 3m प्लस के रूप में हो सकता है, और जो कि यहाँ पे हो भी गया, ठीक है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वर्ग का रूप m, देखिए 3m या 3m प्लस 3m या 3m प्लस 1 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, और ये साबित हो गया हमारे पास, यहाँ पे साबित हुआ। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन, ये इसको हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लंबा जाएगा थोड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में।